नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है और सीएम धामी ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में असमय काल कवलित हुए नागरिकों और मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा में जिन लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया, ऐसे मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपका अदम्य साहस और बलिदान हम सभी को राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के प्रति सदा प्रेरित करता रहेगा। तो 26/11 की आज 16वीं बरसी है, जिसपे पुष्कर सिंह धामी सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया और जिन वीर जवानों ने अपनी शहादत दी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ट्वीट करते हुए बाकायदा श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया, नमन किया गया। उनके अदम्य साहस और बलिदान को एक बार फिर से सराहा गया कि देश की रक्षा सुरक्षा में जिन लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान तक न्योछावर कर दी, ऐसे लोगों को कोटि कोटि नमन। उधर 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत खैरी कला में पंचायत भवन का निर्माण किया गया। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस भवन को जनता को समर्पित किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि यह भवन अनोखे डिजाइन से बना है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शायद ही कोई पंचायत भवन इस तरह का बना हो। भवन निर्माण के बाद क्षेत्र की जनता को पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित कई समस्याओं से अब निजात मिलने जा रही है। इस पंचायत भवन में स्थानीय अधिकारी मौजूद रहेंगे जो क्षेत्र की जनता की समस्या का निराकरण करेंगे। पंचायत भवन निर्माण के दौरान से ही ये चर्चाओं में रहा है। भवन की दीवारों पर बने भगवान श्री राम, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के चित्र लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने कहा, प्रधान बनने के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र की जनता का विकास करना रहा। देखिए, आप देख रहे हो कितना भव्य पंचायत भवन बनके यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल जी ने किया है। बहुत बढ़िया ये भवन बनाया, खूबसूरती इसकी देखिए। और जिस प्रकार से इस भवन के अंदर भी अच्छा दिख रहा है और बाहर से भी भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, भगवान भैरव, भगवान श्री राम, इस चित्र को भी उकेरा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का शायद ये इस प्रकार का पहला भवन होगा। और ये वो ग्राम सभा है कि जहाँ पे इन्होंने अनेकों विकास भी किए, तो स्वाभाविक रूप से और विकास वहाँ पे हो तो मेरा भी मन रहता है कि मैं वहाँ पे अपना जो मेरी सोच है वो मैं यहाँ पूरी करूँ। और आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जितने भी थे उन सब ने कहा जी हमारी ग्राम सभा में माननीय विधायक जी या मंत्री जी की तरफ से बहुत काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी खैरी कला की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद मुझे विकास कार्य करने का और अपने गांव का विकास करने का अवसर मिला। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जब प्रधान बना था तो मैं एक सोच के साथ बना था कि मुझे सिर्फ नाम के लिए प्रधान नहीं बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। गांव में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब समस्याओं के साथ साथ उन समस्याओं के साथ साथ एक जो हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पंचायत भवन की, जिसके लिए हम दूसरे गांव पर निर्भर रहते थे पंचायत भवन के लिए। मैंने कहा यार पंचायत भवन वो पंचायत भवन मुझे ऐसा बनाना था जो भारत में ना हो। उत्तराखंड तो मतलब एक छोटा राज्य, मतलब एक छोटी बात हो गई। मेरी सोच ये थी कि मुझे पूरे ऐसा बनाना जो भारत में ना हो, और मैंने भरसक प्रयास किया उसके लिए, और वो उसका परिणाम आपके सामने है। वहीं देहरादून चिड़ियाघर की शान बढ़ाने के लिए लाए गए 2 रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ अब आमजन भी सुन पाएंगे। राजधानी देहरादून स्थित चिड़ियाघर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड वन विभाग के आला अधिकारी ने टाइगर बाड़े का शुभारंभ किया। अब देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे पर्यटक यहां के चिड़ियाघर में बाघ का उन्हें देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल ढेला रेस्क्यू सेंटर में एक साथ 12 बाघों के होने की वजह से कुछ बाघों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना आवश्यक था। साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में बीते 2.5 साल से इसके लिए काम भी किया जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी, जिसके बाद 2 बाघों को यहां पर शिफ्ट करवा दिया गया। जिसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद चिड़ियाघर में टाइगर के दर्शन अब किए जा सकेंगे।
शुभारंभ के बाद मंत्री सुबोध उनियाल कहते नजर आए कि देहरादून चिड़ियाघर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें एक ये बेहतरीन कदम है। आगे भी चिड़ियाघर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के काम वहां किए जाएंगे। उसकी जो नियम है उसके तहत बड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाग यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी वांगर गोलापार हल्द्वानी तराई 23 फरवरी को उसको लाया गया था। उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुनी रेंज से 16 फरवरी 23 को लाया गया था। और इन दोनों को बागों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि जनता को देखने के लिए इस बारे में और निश्चित जो टाइगर प्रेमी लोग भी इसे लाभान्वित होंगे और इसे इस जू को भी बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। वहीं उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता में अपनी 3 साल की उपलब्धियों का सारा लेखा जोखा रखा। कार्यकाल के दौरान रही प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा उनके 3 साल के कार्यकाल की अवधि में बाल अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने, बच्चों को संरक्षण देने ये प्राथमिकता रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बाल श्रम जैसे मुद्दों पर खासतौर पर ध्यान दिया गया। शिकायतें 950 हुई, जिसमें से 600 का निस्तारण हुआ, 350 अभी क्रियाशील है। जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स हैं वो 11 कर ली, 2 अभी प्रस्तावित हैं। जो हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एक्ट वाइज करी है स्टेट लेवल पे वो 5 है और RTE की एक प्रस्तावित है दिसंबर माह में। NCPCR के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 5 प्रोग्राम्स का हमें निर्देश मिला था और उन 5 में हमने 100% परफॉर्मेंस करके उसे दिया है। एक नेशनल वर्कशॉप हमने करी जो कि मेरे कार्यकाल में इकलौता राज्य एक राजस्थान था जिन्होंने नेशनल लेवल वर्कशॉप करी थी और उसके बाद एक उत्तराखंड ने नेशनल। वहीं उत्तराखंड में नए DGP के रूप में 1995 बैच के IPS अधिकारी दीपम सेठ ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के 13वें DGP के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पद संभालने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना है, नियंत्रित करना है, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना है और सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। वहीं देहरादून निवासी राकेश छेत्री ने आर्म रेसलिंग एशिया चैंपियनशिप में उत्तराखंड का नाम रोशन करने का काम किया। राकेश ने आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। मेडल जीतकर वापस लौटने पर राकेश का उनकी माता हीरा देवी और उनके दोस्तों ने जोरदार स्वागत किया, मिठाइयाँ खिलाई, मुंह मीठा कराया। राकेश का सपना है कि वो आगामी इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले, वहां भी देश का नाम ऐसे ही रोशन करे। सर ये हमारा जो अभी कंपटीशन था वो एशिया लेवल कंपटीशन था जिसमें हम मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अभी हमारा वो कंपटीशन हुआ है मुंबई में ओरिका सिटी और वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। तक मैं स्टेट खेल चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, ऑल इंडिया मतलब स्तर पर खेल चुका हूँ और बाकी मैं जितने भी अभी कंपटीशन हो उसमें मतलब जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, अपने स्टेट का चैंपियन रह चुका हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट बहुत जगह कंपटीशन में रह चुका हूँ। अभी भविष्य के लिए अभी आप हमारा मतलब अभी वर्ल्ड हो रहा है सर सितंबर में अगले साल, तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करता हूँ। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी, जिसके लिए मतलब अभी कोचिंग वगैरह ले रहा हूँ मर्चेंट नेवी के लिए, तो अभी मर्चेंट नेवी का ही सर जॉब तो वही है। सर मेहनत तो सर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है तब जाके मतलब सर हाथ। सर वो 1 साल से मतलब रेगुलर पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स साइड भी उसका बेहतर ही है, पहले से ही इच्छुक था वो। अभी 1 साल हो गया वो इसमें लगा हुआ, अच्छा ही कर रहा है मेरा कहने का, और अच्छा करेगा। मतलब
उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स साइड की तरफ जा रहे हैं उनको थोड़ा हौसला मिले, सपोर्ट मिले, आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके, यही बोलना चाहती हूँ। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून मांग को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहि डिमरी ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। मोहि डिमरी ने आगामी 26 नवंबर से यानी कि आज से भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। मोहि डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रही। सरकार अब बजट सत्र में भू कानून लाने की बात तो कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून लाया जाएगा, उसमें क्या कुछ प्रावधान होंगे, ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। मोहि डिमरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर बार की तरह भूमाफियाओं के पक्ष में सरकार कानून लेकर आ जाए। साल 2018 के बाद भूमि कानून में हुए सभी संशोधनों को अध्यादेशों के जरिए ही रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से भूमि कानून की धारा 2 हटाए जाने की भी मांग की है। कितनी बड़ी साजिश हो रही है, गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी तो हम सरकार से डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गाँव के गाँव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। एक डिमांड हम कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को जिले की अहम जिम्मेदारी दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवाण को देहरादून जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरिद्वार की जिम्मेदारी प्रकाश जोशी को, उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना को, चमोली की जिम्मेदारी विधायक मदन सिंह बिष्ट को दी गई है। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए निकाय चुनाव में 15 गारंटियां देते हुए आपकी सफलता के बाद दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य किए जाने का यहां के लोगों से वादा किया। आपके हल्द्वानी नैनीताल जिलाध्यक्ष ने कहा, यदि निकायों में आपके प्रत्याशियों की जीत होती है, अगर आप हमारा समर्थन करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हम अपनी 15 गारंटियां घोषणा के रूप में विकास कार्य करके जरूर दिखाएंगे, उनको धरातल पर जरूर उतारेंगे। कमर कसली है और आज हम लालकुआं विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे महिला हैं और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो आज इनकी उपस्थिति में और हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री पंकज कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति में आज हम लोगों ने एक डोर टू डोर कैंपेन को किया है। यहाँ पर हमने लोगों के बीच में जाके बताया कि क्या हम लोग लेके आने वाले हैं। आगामी जो हमारे निकाय चुनाव रहेंगे, नगर पालिका चुनाव रहेंगे, उसमें हमने एक 15 आपका घोषणाएं की गई हैं। जिन 15 घोषणाओं को हमने कहा गया है कि अगर हम पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो वो 15 घोषणाएं जो हमने की हैं, उन 15 घोषणाओं को अमल किया जाएगा और जमीन में उतारा जाएगा। जो समस्याएं हैं, निकाय की समस्याएं, नगर पालिकाओं की समस्याएं हैं, लालकुआं की जो बेसिक समस्याएं हैं, उन पे काम किया जाएगा। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसपी के साथ रानीपुर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है उन्हें मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का इस मामले में कहना है कि राजीव अरोड़ा दिल्ली से अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे। वो दिल्ली में ही रहते हैं। वैसे तो राजीव अरोड़ा मूल रूप से हरिद्वार के आर्यनगर ज्वालापुर के रहने वाले हैं। अब ये मामला क्या है, क्या कुछ वजह रही, ये जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। आज रानीपुर थाना क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक बंद बड़े मकान में आज शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये
इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। प्रथम दृष्टया जो है जो मृतक है राजीव अरोड़ा द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पहले इनकी हत्या की गई, फिर खुद को गोली मारी गई है। आगे हालांकि जांच अभी चल रही है। ये एक यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, टेनेंट के द्वारा सूचना दी गई कि जो नीचे इनके मकान मालिक का रूम है वो खुल नहीं रहा है। इस सूचना पे जब पुलिस यहाँ पे आई और दरवाजा को खोला गया तो उसमें 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। 2 महिला थे और 1 पुरुष। जो प्रथम दृष्टया जांच की गई तो उसमें संभवतः ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 महिलाओं का मर्डर करने के बाद स्वयं को पिस्टल से गोली मार के सुसाइड किया गया है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। जब इनके रिलेटिव्स आएंगे तभी जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि इसमें क्या है। वहीं हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें आपको, माल से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया, सड़क पर पलट गया। राहत की बात लेकिन ये रही कि इस घटना में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। ये घटना देर शाम राजा बिस्किट गोल चक्कर के पास हुई, जब एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत कार्रवाई की गई। यातायात सुचारू रूप से फिर से शुरू करवाया गया क्योंकि लंबा जाम वहां पर लग गया था। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर के घायल होने की पीछे से। वही सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं परिजनों के मुताबिक महिला घर में अकेली थी, लहूलुहान पड़ी थी। आनन फानन में महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला के जेवर भी गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। दिन में लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक मेमो प्राप्त हुआ था जिसमें हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था कि एक महिला का शव लाया गया है, जिसमें चोटें ऐसी नहीं प्रतीत होती हैं कि गिरने से मृत्यु हुई हो, तथा काफ़ी चोटें महिला के शरीर पर थी। इसमें पुलिस के द्वारा जाकर देखा गया तो घटना संदिग्ध प्रतीत होती है तथा इसमें प्रतीत होता है कि महिला की हत्या की गई है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आ चुकी थी और भैया मेरे पास दुकान के पास गए भागे हुए। मेरी दुकान मच्छी मोहल्ले चौक पे सब्जी की दुकान है छोटी सी, और वो आवाज़ मार रहे थे कि इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को, इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को। मैंने क्या हो गया भाई? कहने तेरी भाभी के चोट लगी, खून निकल रहा उनके बहुत। तो मैंने कहा चल, मैं जब ये दुकान छोड़ गए उसके साथ चला आया और मैंने भैया को कहा, मैंने भाई तू इस गली में चल, और मैं जमा डॉक्टर के पास को होके आ रहा तो मैं जमा डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने सर मेरी भाभी की चोट लगी, आप किसी तरह घर पे चलो 2 मिनट के लिए और देख लीजिए आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया मैं या होश में? मैंने सर मैं घर नहीं गया उनके, और आप मेरे साथ चलो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो उनके लड़के ने कहा ऐसा है भाई, हम नहीं जा सकते और तुम इन्हें जो है आप सिविल हॉस्पिटल ले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में वहाँ दिखा दो भाई, और बस वही करेंगे ट्रीटमेंट, हम नहीं सकते। वहीं देहरादून में एक शादी की पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि कुछ लोगों ने वहां पर तलवारें निकाल ली। विवाद की वजह केवल मोलभाव बताया जा रहा है। तलवारों से हुए जख्मी 2 युवक फिलहाल पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिनमें 2 आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं इंद्रमणि बड़ोनी चौक के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने भी जांच शुरू की। जांच में देहरादून से आए आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मौका का मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा गया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की गई, उनसे जानकारी ली गई। आरटीओ शैलेश तिवारी के मुताबिक जांच के बाद ही अब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वहां ऐसा क्या हुआ था जो इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें यूकेडी के नेता समेत 3 लोगों की जान चली गई। आधा दर्जन से ज्यादा कारें क्षतिग्रस्त हो गई।
हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सब चीजों में, कोई शादी ब्याह में अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो और भी पूरा परिवार इसमें बिखर जाता है। बहुत मतलब दुख की बात है। प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हमारी एक टीम जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी है, वो भी आई हुई है, वो भी देख रही है। थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या हुआ है। हरिद्वार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बता दें, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एल्कोमीटर के जरिए व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ है। यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर मौजूद रहकर चालकों का ये परीक्षण कर रही है, टेस्ट किया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वाले जो मामले सामने आते हैं, ऐसे चालकों को रोकना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके पीछे का मकसद बताया। जोशीमठ में प्रशासन और आरटीओ के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 12 वाहनों में अनियमितता मिलने के बाद वाहनों का चालान किया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के पास उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ और आरटीओ विभाग की ओर से वाहनों के कागजात और सवारियों की चेकिंग की गई। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।